हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस बुक से तीसरा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे लेते हैं कि चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। बोला है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। सोशल डाइवर्सिटी मतलब क्या? डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंस। क्या क्या चीज़ का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में? देखिए, 3 टाइप का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। एक तो जेंडर का डिफरेंस, एक तरफ मेल से एक तरफ फीमेल से। जेंडर का डिफरेंस 2 टाइप के लोग रहते हैं समाज में। रिलीजन का डिफरेंस, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिज़्म फॉलो करता है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। फिर कास्ट का भी डिफरेंस बहुत सारा है इंडिया में। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इतना सारा जो सोशल डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, सोशल डाइवर्सिटी, इससे डेमोक्रेसी पे कोई खतरा नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं क्वाइट डिजायरेबल, यानी अच्छा माना जाएगा ये। ठीक है, तो यही 3 टाइप का डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। समझ गए क्या पढ़ेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेंडर से। टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। देखते हैं पहला स्टैंजा में क्या पहला पैरा में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो सोशल डिवीजन है जेंडर के बेसिस पे कि एक तरफ मेल से और एक तरफ फीमेल से, ये दोनों का बीच में डिवीजन जो अंतर है जो समाज में देखने को मिलता है, ये हायरार्किकल है। मतलब हमेशा से मेल्स को ऊपर रखा गया है और फीमेल्स को नीचे, ऐसा हायरार्की है। समझे? और ये हर जगह हर कंट्री में कुछ ना कुछ रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो जेंडर डिवीजन है ये कभी ना कभी हमें नेचुरल और अनचेंजेबल, हम छोटे से ऐसा ही देखते आए हैं कि मम्मी घर में काम करती है, पापा बाहर से कमा के लाते हैं। ये एक मतलब ऐसा नेचुरल हमें दिखता है कि ऐसा ही सब चलता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा हमें फील होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो जेंडर डिवीज़न है ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने इस तरीके से बना दिया कि औरत ये काम नहीं कर सकता है और मर्द ये काम नहीं कर सकता है। नेचुरल नहीं है ये, बल्कि ये बेस्ड है ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। समाज में जो एक्सपेक्टेशन बन गया है कि एक औरत यही काम कर सकती है और एक मर्द यही काम कर सकता है, और ये स्टीरियोटाइप जो बन गया है कि एक औरत है मतलब ये काम करेगी, मर्द है मतलब ये काम करेगा। इस सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप का वजह से हमें जेंडर डिवीजन देखने को मिलता है सोसाइटी में। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, वो यहाँ पे लिखा है, बॉयज़ और गर्ल्स को छोटे से जब वो बड़े होते हैं उनको सिखाया गया है कि बॉयज़ का काम है पैसा कमा के लाना, लड़की लोग को खाना बनाना सीख लेना चाहिए, किचन का काम करना चाहिए, ऐसा परवरिश होता है हम लोग का। और ये देखने को भी मिलता है इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जो काम है वो सेक्स के बेसिस पे डिवाइड हो जाता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे घर के अंदर का काम क्या तो वुमेन करती है, नहीं तो वुमेन उसको ऑर्गेनाइज कर लेती है नौकरों के हेल्प से, डोमेस्टिक हेल्पर का हेल्प से। मतलब घर का अंदर का जो मैटर है वो वुमेन देखेगी और बाहर का मैटर मर्द देखेगा। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, ये सब वुमेन का काम है। और मैन का काम है घर के बाहर का काम सारा देखना। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहीं पे हमें जेंडर डिवीजन देखने को मिलता है। अब देखिए, ऐसा बात तो ये नहीं है कि जो मर्द है वो घर के अंदर का काम नहीं कर सकता है। बस ऐसा मन में एक्सपेक्टेशन ये बैठ गया है कि खाना बनाना है तो यूजुअली कौन बनाएगा? औरत बनाएगी। ठीक है, बाहर जाके कमा के लाना है तो कौन लाएगा? यूजुअली मर्द लाएगा। कई सारे काम ऐसे हैं जो घर के काम हैं, जब उस काम के लिए अगर पैसा ऑफर किया जाए तो मैन वो काम करने को रेडी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बड़े बड़े होटल्स में जो कुक देखेंगे वो मैन ही रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि खाना बनाने का काम सिर्फ वुमेन ही कर सकती है, मैन भी कर सकते हैं। लेकिन समाज में ऐसा बन गया है एक्सपेक्टेशन, जब पैसा मिलेगा तो ही मैन काम करेंगे। समझ गए? और ये भी नहीं है कि वुमेन घर के बाहर का काम नहीं कर सकती है। खासकर से आप अगर रूरल एरिया में देखेंगे तो गाँव सब में औरत ही है जो घर के बाहर का काम करती है। पानी लेके आना दूर से, लकड़ी लेके आना, खेतों में काम करना, ये सब तो बाहर का ही काम हुआ। तो वुमेन बाहर का काम भी कर सकती है। क्यों नहीं करती है? यूजुअली सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप का वजह से। अर्बन एरिया में भी, शहरों में भी आप देखेंगे जो गरीब औरतें हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में दूसरे के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। तो घर से बाहर जाके कमा के आना हुआ, तो मर्द वाला काम ये कर ही रही है। ठीक है, तो बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। यही है कि उसके काम को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है और उतना मतलब सामने नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये सब का रिजल्ट क्या निकला है? द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies.
कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि अगर आप पॉपुलेशन देखें तो आधा पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन मेल से और 50% फीमेल से है कि नहीं। लेकिन जो पब्लिक लाइफ है, खासकर से पॉलिटिक्स में भी इतना ही ऐसे ही दिखना चाहिए था। 50% लगभग मेल नेता दिखने चाहिए थे हमें और 50% फीमेल नेता हमें दिखने चाहिए थे। लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, न्यूज़ में भी सुनेंगे, तो ज़्यादातर लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे मेल से, फीमेल्स नहीं है। तो वही है कि घर का बाहर का काम फीमेल नहीं करती है जनरली, समझ गए। तो इस सब का सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का वजह से वुमेन का जो रोल है पॉलिटिक्स में वो बहुत ही कम है ज़्यादातर सोसाइटीज़ में। तो फिर आगे देखिए, पहले क्या होता था, सिर्फ मेन को अलाउ था पार्टिसिपेट करने के लिए इन पब्लिक अफेयर्स, वोट करना, पब्लिक ऑफिस के में जाना, ठीक है, ये सब काम सिर्फ मेन को अलाउ था। धीरे धीरे ग्रेजुअली जेंडर इशू को उठाया गया पॉलिटिक्स में। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो वुमेन थे उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया, ठीक है, इक्वल हक के लिए लड़ना स्टार्ट किया। उन्होंने मांगा कि वोटिंग राइट्स वुमेन को मिलना चाहिए, ठीक है। वोटिंग राइट के साथ साथ वो और भी डिमांड किए कि उनका पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस दोनों ही बढ़े। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी में हक होना, ऐसा कुछ। इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी, इसमें भी उनको हक मिले। अगर बेटे को पढ़ाया जा रहा है तो बेटे को भी पढ़ाया जाए। फिर इसके साथ साथ जो और भी जो रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट थी, मतलब जो और स्ट्रिक्ट डिमांड कर रही थी, उनका एम ये था कि पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी होना चाहिए मर्द और पुरुष का। तो यही सब मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसमें ये सब डिमांड किया जाए, वैसे मूवमेंट को बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। समझे कि नहीं समझे? फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में अगर एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा यहाँ से लिखना है, जो अंडरलाइन किया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, समझे? अभी आप सिर्फ चैप्टर को समझते चलिए। इस चैप्टर का जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो सब वेबसाइट पे मिल जाएगा, बता देंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। पहले आप सिर्फ समझते चलिए। अब यहाँ पे ये जो फेमिनिस्ट वर्ड है ये रेड में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, भले ही वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, एक ऐसा इंसान जिसका सोच इस तरीके का हो, वो बिलीव करता हो इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वुमेन। वो दोनों में अगर बराबरी का बात करता है तो वो इंसान फेमिनिस्ट है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इतना सारा एजिटेशन करने का, मूवमेंट करने का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि इट हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। वुमेन का रोल काफ़ी इम्प्रूव हुआ। फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे जॉब्स, ऐसे प्रोफेशन जो पहले सिर्फ मर्द क्या करते थे, अब उस सब प्रोफेशन में वुमेन भी आ रही है। साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर, ये सब में वुमेन भी आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ खासकर से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है MCQ के रूप में। ये 3 कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। ये 3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। MCQ बनाएंगे, 4 ऑप्शन देंगे, 3 तो ऊपर वाला रहेगा और एक अलग रहेगा। पूछेंगे कि कौन सा कंट्री में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वेरी हाई नहीं है, तो आपको ये चौथा वाला टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, अच्छा माना जाएगा इसको। चलिए ये हुआ। अब अगर इंडिया का बात करें, हमारे कंट्री में वुमेन का क्या हालत है, तो काफ़ी पीछे है मर्दों से, ठीक है। इंडिपेंडेंस का इतना साल हो गया, ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। हमारा सोसाइटी अभी भी मेल डोमिनेटेड है। हमारा सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल मतलब पैट्री मतलब फादर होता है और आर्की मतलब रूल, तो रूल बाई फादर हो गया। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मेन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए और उसको ज़्यादा पावर दिया जाए कंपेयर टू वुमेन। उसी तरीके से अगर ऐसा ही एक वर्ड बनता है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की गेस कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा? मैट्री मतलब मदर। ये इस ऐसा सोसाइटी जिसमें फीमेल्स डोमिनेट करती हो उसको मैट्रियार्की कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा इंडिया का अगर बात करें तो हमारा इंडिया एक मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे वुमेन को काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन फेस करना पड़ता है अलग अलग तरीक़ों से। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वुमेन का इंडिया में, वो हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। पहला प्रॉब्लम यह है कि लिटरेसी रेट। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, लिटरेसी रेट। आगे का बात आप खुद ही लिख सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वुमेन में काफ़ी कम है कंपेयर टू मेन।
वुमेन का लिटरेसी रेट 54%, मतलब 100 में से सिर्फ 54 महिला ही सिर्फ पढ़ी लिखी है, जबकि मेन में 76% है। 100 में से 76 मेन ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, तो वुमेन में लिटरेसी रेट कम है, ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। उसी तरीके से हायर स्टडीज़ में जो गर्ल स्टूडेंट है वो आपको कम मिलेंगे। फिर फैमिली के अंदर भी अगर एक बेटा और एक बेटी है तो बेटे पे ज़्यादा पैसा खर्चा होगा और बेटी पे कम पैसा खर्चा होगा। हो सकता है बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाए, बेटी को कोई हिंदी मीडियम या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाए, ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये भी एक डिसएडवांटेज ही है एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरा जॉब से रिलेटेड है। जितने भी हाई पेड और वैल्यूड जॉब्स है वहाँ पे वुमेन का नंबर काफ़ी कम है। जाहिर सा बात है, वुमेन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो इन सब जॉब में तो उनका नंबर भी कम होगा, वो यहाँ पे लिखा है। द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये वुमेन कम काम करती है, एंड एवरेज इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन द एवरेज मैन, फिर भी इनका मतलब उनका नंबर्स काफ़ी कम है। अगला पॉइंट है सैलरी, वेजेस के बारे में, रेम्यूनरेशन के बारे में। सैलरी काम करके जो पैसा मिलता है वो पैसा भी इनको कम मिलता है। एक एक्ट है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये एक्ट बोलता है कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस पे किया जाना चाहिए। अगर दो इंसान बराबर काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर वेज मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में ये देखने को मिला है, स्पोर्ट्स, सिनेमा से लेकर हर फील्ड में, कि वुमेन को कम पे किया जाता है मेन से, जबकि दोनों काम सेम ही करते हैं, कम पे किया जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। अगला पॉइंट है सेक्स रेशियो के बारे में। इंडिया में तो ये पहले से चला आ रहा है कि हमेशा बॉयज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं। पता चल गया कि अगर वोम्ब में, गर्भ में अगर कोई लड़की है तो उसको उसी में मार दिया जाता है। इस वजह से लड़कियों का नंबर काफ़ी कम रहा है। लड़कियों का नंबर मतलब सेक्स रेशियो, इसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। नंबर ऑफ गर्ल पर 1000 बॉयज़, 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियाँ अवेलेबल है, ये होता है सेक्स रेशियो। अगर 990 है तो काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर ये 1000 में से अगर 900 हो गया तो लड़कियों का नंबर तो कम जाएगा ना। 1000 लड़कों के लिए आइडियली क्या होना चाहिए, 1000 लड़कियां होना चाहिए, लेकिन ये नंबर कम हुआ या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए। तो इंडिया में लो सेक्स, डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो ये प्रॉब्लम रहा है। सिर्फ एवरेज अगर बात करें तो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 919, जो कि काफ़ी कम है। 1000 लड़कों के लिए सिर्फ 919 लड़कियाँ ही है। ये सेक्स रेशियो कम है, ये अच्छा नहीं माना जाएगा कंट्री के लिए, ठीक है। इस मैप में दिखाया हुआ है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्टेट पिंक में है वहाँ पे सेक्स रेशियो है 951 एंड अबव, मतलब हर 1000 लड़कों के लिए 950 से ज़्यादा लड़कियाँ अवेलेबल है। तो अच्छा सेक्स रेशियो ये माना जाएगा। तो हम तो रहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो मेरा स्टेट तो ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा। ग्रीन वाले में थोड़ा कम है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब में थोड़ा कम है। ये ऑरेंज वाले में और भी कम, ये सब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कम है। और ये थोड़ा इसमें और भी कम, और येलो वाले तो और भी बहुत ही कम है वहाँ पे। जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला प्रॉब्लम है वुमेन्स का। ये देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के खिलाफ ये सब होते रहता है। ऐसा नहीं कि घर के बाहर ही सिर्फ हैरेसमेंट होता है, घर के अंदर भी वुमेन को हैरेस किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो घर में पीटा जाता है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम है वुमेन का। तो कितना पॉइंट अभी तक हम पढ़ लिए, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट था लिटरेसी रेट का, ये हो गया पहला। फिर दूसरा हमने देखा हाई पेड जॉब्स में इनका नंबर कम है। तीसरा इक्वल वेज नहीं मिलता है। चौथा सेक्स रेशियो कम है। और पांचवा हमने देखा कि इनको काफ़ी हैरेस किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है इनके साथ। तो ये 5 पॉइंट का मतलब आप तैयार कर लीजिएगा क्या क्या डिसएडवांटेज है वुमेन का। अगला इसमें टॉपिक है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल दिस इज वेल नोन। ऊपर जो हमने 5 प्रॉब्लम पढ़ा ना, तो ये नहीं कि ये सबको पता है कि वुमेन को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई वुमेन का कंडीशन अभी तक इतना नहीं सुधरा है। इस वजह से जो भी फेमिनिस्ट थे और वुमेन्स मूवमेंट थे, इन लोगों ने ये कंक्लूजन पे आए ये लोग कि जब तक वुमेन को पावर नहीं मिलेगा ना, तब तक वुमेन का हालत नहीं सुधर सकता है। तो इनको पावर देने का एक तरीका ये है कि इनको जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ पे हम नेता चुन के भेजते हैं, वहाँ पे वुमेन्स का नंबर ज़्यादा हो, ठीक है।
वुमेन्स का नंबर वहाँ पर ज़्यादा होता, वुमेन को ऑटोमेटिक पावर मिल जाएगा। तो इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा, हैज़ बीन वेरी लो। पार्लियामेंट में भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर पूरा वर्ल्ड का बात करें तो देखिए नॉर्डिक कंट्रीज़ यहाँ पे 42% मतलब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है इन नेशनल पार्लियामेंट। इंडिया में तो बहुत ही कम है, सिर्फ 11.8%, लगभग 12% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में पार्लियामेंट में। जबकि ये होना क्या चाहिए था, अप्रॉक्स कम से कम 50% तो रहे, 50% मेल रहे, 50% फीमेल रहे पार्लियामेंट में, जो कि है सिर्फ 11.8%, बहुत कम। अमेरिका में लगभग ठीक ठाक है, यूरोप में। अब ये देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी एवरेज इंडिया से अच्छा है, जो कि ये काफ़ी कमज़ोर मतलब गरीब देश है, फिर भी अच्छा है इंडिया से इस मामले में, वुमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में। अगर पूरा वर्ल्ड का एवरेज का बात करें तो वो 24 है, तो इंडिया वर्ल्ड एवरेज से भी कम है वुमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। अच्छा, आगे भी यहाँ पे कुछ कुछ बात लिखा है। वो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब पुअर कंट्रीज़ है, उससे भी इंडिया का एवरेज खराब है, ठीक है। यहाँ तक कि ऐसा स्टेट इंडिया में जहाँ पे वुमेन कई बार चीफ मिनिस्टर है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी है चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे जो कैबिनेट होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी लार्जली मेल ही होते हैं, ऐसा देखने को मिला है। प्राइम मिनिस्टर भी अगर हमारे कंट्री में फीमेल बन जाए तो जो कैबिनेट और मिनिस्टर्स रहेंगे ज़्यादातर आपको मेल्स ही देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ है, क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है उतना। बहुत सारा रीज़न हो सकता है, पढ़ी लिखी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ सोशल एक्सपेक्टेशन नहीं है, स्टीरियोटाइप है कि घर में रहना है, ऐसा कुछ। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है? सॉल्यूशन ये निकाला जा सकता है कि आप इसको लीगली बाइंडिंग कर दीजिए। लीगली ये फिक्स कर दीजिए कि एक वुमेन का इतना % फिक्स रहेगा किसी भी पार्लियामेंट में। ऐसा किया गया था पंचायती राज में, जो इंडिया का लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपलिटी, यहाँ पे ये फिक्स कर दिया गया है कि जितना भी सीट है उसका 1/3 सीट वुमेन से आपको भरना पड़ेगा। वुमेन के लिए रिजर्व है, इसमें से वुमेन कैंडिडेट ही आ सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला वुमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में। तो वैसा ही कुछ सेंट्रल लेवल, पूरे इंडिया लेवल पे भी करना चाहिए। पार्लियामेंट में कई सारे डिकेड से, कई बहुत सालों से एक बिल पड़ा हुआ था ये प्रपोजल के मामले में कि वुमेन को भी पार्लियामेंट में एक सीट रिजर्व देना चाहिए। फाइनली ये बिल 2023 में क्लियर हुआ, एक बिल पास हुआ, एक्ट आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इस बार नया ऐड हुआ है बुक में, इससे पहले ये चीज़ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम आपको ये टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसको तैयार करके रखिए, इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन। ये बिल पास हुआ तो इससे एक एक्ट बना, ये पास, इसमें बोला गया है कि 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है वुमेन को लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का जो भी लेजिस्लेचर है वहाँ पे, और यहाँ तक कि दिल्ली असेंबली में भी, हर जगह वुमेन को कम से कम 1/3 यानी 33% सीट रिजर्व किया गया है। समझे कि नहीं? चलिए, इससे ज़्यादा भी अगर जीत के आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन 33 मिनिमम वुमेन सीट रहना ही चाहिए वहाँ पे, ये एक्ट ये बोलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इतना ही था इसके बारे में। और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो वुमेन का जो स्टेटस है, जो भी उसको हक मिला है आज के टाइम तक, खासकर से ये वाला, ये भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है वुमेन लोग के लिए। कम से कम ये बिल तो पास हुआ, क्योंकि ये बिल पास कौन किया होगा? जो हमारे लेजिस्लेचर के मेन लीडर्स है, जो पुरुष लीडर्स हैं, उन्होंने ही तो ये बिल पास किया। तो ये बिल पास करने पे मजबूर क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिक्स में उठा। जो भी डिवीज़न आप देखें, जेंडर डिवीज़न, अगर इसको पॉलिटिक्स से अलग करके देखते तो क्या ये सब अचीव कर पाते? नहीं कर पाते। तो पॉलिटिक्स में जेंडर डिवीज़न दिखा तो इम्प्रूवमेंट हुआ ना, समाज का एक पक्ष का, एक जेंडर का इम्प्रूवमेंट तो हुआ। तो यहाँ पे लिखा है कि डू यू थिंक वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन पॉलिटिकल डोमेन? अगर वुमेन का जो दर्द है वो अगर पॉलिटिक्स में नहीं आता तो क्या वुमेन को जो भी अचीवमेंट मिला है, जो गेन मिला है, वो मिल पाता? क्या नहीं मिल पाता। ये सारा बेनिफिट है इसलिए क्योंकि वुमेन का जो प्रॉब्लम है, जो प्लाइट है, वो पॉलिटिक्स में आया, तो लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया और फिर वुमेन का भला हुआ। समझे कि नहीं? चलिए, इसी के साथ ये वुमेन वाला टॉपिक एंड होता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपको पता ही होगा कि इंडिया में
अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन रिलीजियस डिफरेंस का एक खास बात है, जो जेंडर डिफरेंस में हमने देखा था कि ये कॉमन है, मतलब सभी कंट्री में देखने को मिलेगा, हर कंट्री में मैन और वुमेन तो रहती है, तो ये जेंडर डिफरेंस हर जगह देखने को मिल रहा था। लेकिन रिलीजियस डिफरेंस इंडिया में खास कर से देखने को मिलता है, और ये पॉलिटिक्स में ऑफन एक्सप्रेस होता है। जेंडर डिफरेंस जल्दी से एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन जो रिलीजियस डिफरेंस है वो पॉलिटिक्स में बहुत देखने को मिलता है। नीचे कुछ 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ से हम समझ सकते हैं कि रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हुआ है। पहला, गांधी जी बोला करते थे कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, समझ गए। लेकिन जब वो रिलीजन शब्द बोलते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन मतलब ये नहीं कि उस रिलीजन का क्या प्रैक्टिस है, कौन सा मांस खाना है कौन सा नहीं खाना है, वो इस पर फोकस नहीं कर रहे थे। उनका कहने का मतलब था रिलीजन में जो मोरल वैल्यूज़ है, हर रिलीजन अच्छा ही सिखाता है, किसी को हार्म नहीं करो, खुशी से जियो और जीने दो। तो ऐसा जो एथिक्स है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, वो गांधी जी बोल रहे थे कि यही एथिक्स पॉलिटिक्स में आने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि कैसे रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है, समझे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि कैसे रिलीजियस डिफरेंस पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है। तो यही 3 एग्जाम्पल आपको लिखना है। पहला एग्जाम्पल आप समझ गए गांधी जी का, कि रिलीजन को आप पॉलिटिक्स में सेपरेट नहीं कर सकते, और रिलीजन बोलने का मतलब उस रिलीजन का मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल है ये, हमारे कंट्री में ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स है कई सारे, जो इंसानों के हक के लिए लड़ती है, सरकार से लगातार कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है। तो इन्होंने कई बार गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि गवर्नमेंट क्या करे, स्पेशल स्टेप्स उठाए टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। धर्म के आधार पर जो भी दंगा होता है उसको उसको रोका जा सके, और जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, मतलब जिनका पॉपुलेशन कम है, वैसे रिलीजन वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे भी जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, रिलीजन पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हो रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा। तीसरा एग्जाम्पल है ये रिलेटेड है विद द फैमिली लॉज। फैमिली लॉज क्या होता है ये पहले समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। फैमिली लॉ वो लॉ होते हैं जो फैमिली रिलेटेड मैटर से डील करे, जैसे कि शादी, कोई एक रिलीजन को फॉलो करता है, उस रिलीजन में शादी कैसे होता है, डाइवोर्स कैसे होता है, अडॉप्शन कैसे होता है, इनहेरिटेंस जो जायदाद है उसका बंटवारा कैसे होगा, ये सबसे रिलेटेड लॉ को बोलते हैं फैमिली लॉ, ठीक है। हमारे कंट्री में डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। हिंदू के लिए अलग फैमिली लॉ है, मुस्लिम्स लोग के लिए अलग लॉ है, वैसे ही अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग लॉ है इंडिया में। फैमिली लॉ हमने समझ लिया, अब ये तीसरा पॉइंट समझ सकते हैं। इंडिया में कई सारे वुमेन्स मूवमेंट हुए हैं, वो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जो फैमिली लॉ है सभी रिलीजन के, ठीक है, हिंदू के हो मुस्लिम के हो, जिसके भी फैमिली लॉ है उन सब में वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। सो दे हैव डिमांडेड, जैसे हिंदू में क्या है डाउरी वाला सिस्टम है, इसलिए उन्होंने डिमांड किया है कि गवर्नमेंट शुड चेंज दिस फैमिली लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कैसे पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हो रहा है, समझे कि नहीं। तो ये 3 एग्जाम्पल से हमने जाना कि जो रिलीजियस डिफरेंस है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको यही 3 पॉइंट लिखना है। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सब आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इस चैप्टर का नोट्स भी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में चैप्टर नेम लिखना है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सीबीएसई गाइडेंस, लास्ट में ये ऐड कर दीजिएगा बाय सीबीएसई गाइडेंस, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो वो भी ऐसे लिखेंगे आप, चैप्टर का नाम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, क्लास 10 नोट्स बाय सीबीएसई गाइडेंस, इतना लिख के सर्च कर दीजिए, पहले नंबर पे मिल जाएगा। और ये पूरा पीडीएफ जिसमें हम कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं, कुछ भी अगर लिख रखे हैं, ये पूरा पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे मिल जाएगा, समझे। अभी आप सिर्फ समझते चलिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ये यहाँ पर जो रिलीजन पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हो रहा है ये बहुत गलत तो नहीं दिख रहा है, अच्छे के लिए दिख रहा है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिलीजन्स है उनके जो आइडियाज़ है, आइडियल्स है, वैल्यूज़ है, वो एक रोल प्ले करना चाहिए पॉलिटिक्स में। मतलब रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हो रहा है, ये एक अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। फिर पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, हिंदू मुस्लिम जो भी, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी जो भी फॉलो करता हो, तो वो उस रिलीजन का सदस्य होते हुए भी वो अपना नीड्स, इंटरेस्ट और डिमांड वो अपना आगे रख पाए, सामने रख पाए गवर्नमेंट के सामने।
पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर पाए, तो ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पावर होल्ड कर रही है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो किसी एक धर्म के अंदर इंटरफेयर कर पाए, ताकि उस धर्म के अंदर कोई भी भेदभाव ना हो किसी के साथ। समझ रहे? वो यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। समझे? एक रिलीजन को अंदर आप, पहला तो हमने ये पॉइंट समझा। देखिए, जो ब्लैक अंडरलाइन किए हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि लोग अपना इंटरेस्ट गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिक्स, आप फिलहाल के लिए समझ के चलिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट भी चाहे तो रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है, ताकि उस रिलीजन में किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो दिस पॉलिटिकल एक्ट आर नॉट रॉन्ग। ये सभी चीज़ तो अच्छा है, सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव हम देख रहे हैं। ये तब तक ही पॉजिटिव रहेगा जब तक कि आप सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तब तक, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो अगर भेदभाव करेंगे तो क्या केस होगा? तब केस हो जाएगा कम्युनलिज्म वाला। अब यहाँ पे नया टॉपिक शुरू होता है, कम्युनलिज्म। ये होता क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। जब आप धर्म को ही, किसी एक धर्म को ही मान लेंगे कि यही धर्म नेशन का आधार है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये कुछ इंस्टेंसेस है, 1 2 3 4 5 एक फीचर से समझाया गया कि कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करें इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीजान टर्म्स, आप बोल रहे हैं कि यही रिलीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही रिलीजन के लोग वोट करें, सिर्फ इन्हीं का मुद्दा उठाया जाएगा, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। दूसरा, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर। जब आप एक रिलीजन के लोगों को भड़का रहे हैं दूसरे के खिलाफ कि ये लोग बेकार है, तब प्रॉब्लम शुरू होगा, ठीक है। फिर तीसरा, व्हेन बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू अदर रिलीजन। जब एक रिलीजन के बिलीफ को, इसका कस्टम प्रैक्टिसेस को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सुपीरियर है, इनका जो भी प्रैक्टिस है वो सब अच्छा है, और दूसरा रिलीजन सब जो है वो बेकार प्रैक्टिस करते हैं, उनका प्रैक्टिस गलत है। जब आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे व्यूज़, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सारा जो फीचर्स है, ये क्या है? कम्युनलिज्म का फीचर है, समझे। चौथा पॉइंट में लिखा है, व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू द अदर। एक रिलीजियस ग्रुप है, इनका डिमांड कुछ ऐसा है गवर्नमेंट से कि इनका डिमांड पूरा कर दिया तो जो दूसरे रिलीजन है उनको हार्म हो जाएगा, उनको अपोज करने वाला ये डिमांड है, ठीक है। इनको फेवर करेंगे तो इनको नुकसान हो जाएगा। तो ये भी बिलीफ आता है कम्युनलिज्म में ही। ये कम्युनलिज्म का एक और फीचर हो गया। इसके अलावा आप स्टेट पावर यानी गवर्नमेंट का पावर को यूज़ कर रहे हैं टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। आप गवर्नमेंट का पावर को यूज़ करके एक रिलीजन को फेवर कर रहे हैं और दूसरे को दबा रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये 5 फीचर हो गए कम्युनलिज्म के, समझे कि नहीं? रिकैप करें पहले से। देखिए, जब रिलीजन को एक्सक्लूसिव और पार्टीजान टर्म्स में एक्सप्रेस करें कि रिलीजन ही मेन मुद्दा है इलेक्शन में, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। रिलीजन छोड़कर और कुछ नहीं देख रहे हैं आप, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कम्युनलिज्म का ये फीचर हो गया। दूसरा, आप एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के फॉलोअर के साथ लड़वा रहे हैं, तब प्रॉब्लम, कम्युनलिज्म का ये दूसरा फीचर होगा। तीसरा, एक रिलीजन को आप सुपीरियर बता रहे हैं दूसरे रिलीजन बेकार है, ये भी कम्युनलिज्म का फीचर है। फिर चौथा हो जाएगा कि एक का डिमांड इस तरीके से आप फॉर्म कर रहे हैं कि वो दूसरे का अपोज करे, दूसरे को हार्म हो जाए, तो ये भी एक कम्युनलिज्म का फीचर है। और तीसरा, आप गवर्नमेंट का पावर को यूज़ करके एक रिलीजियस ग्रुप को फेवर कर रहे हैं, उसको डोमिनेट करवा रहे हैं दूसरों पे, ये भी कम्युनलिज्म का फीचर है, समझे। तो दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स, मतलब कम्युनलिज्म। जब आप रिलीजन को इस तरीके से यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में, इसी को कहा जाता है कम्युनलिज्म या फिर कम्युनल पॉलिटिक्स। बात वगैरह ही समझे। चलिए कुछ और फीचर पे बात करते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो है ना, वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। समझ गए? सोशल कम्युनिटी मतलब एक टाइप के लोग, समाज में जो एक ग्रुप के लोग हैं, तो समाज में जो अलग अलग टाइप के लोग हैं वो टाइप डिसाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली, ठीक है। इस रिलीजन में भले ही अमीर हो गरीब हो वो नहीं देख रहे, बस रिलीजन सेम है तो ये कम्युनिटी हो गया, यहाँ पे रिलीजन सेम है तो ये कम्युनिटी हो गया, ठीक है। कम्युनलिज्म में ये बिलीफ रहता है। वो लोग कुछ इस तरीके से सोचते हैं। 3 तरीके का सोच यहाँ पे बताया गया है। ये भी 3 फीचर ही बोल सकते हैं कम्युनलिज्म का। देखिए, यहाँ पे इन लोग का बिलीफ होता है कि फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। मतलब एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ये एक कम्युनिटी है, एक टाइप के लोग हैं। दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ये दूसरे टाइप के कम्युनिटी हो गए, ठीक है। अब एक कम्युनिटी फॉर्म होने से क्या क्या मतलब निकलता है, अब वो देखिए। ये एक कम्युनिटी हो गया, ये दूसरा कम्युनिटी हो गया,
ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है कि एक कम्युनिटी के लोग का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। अब इस कम्युनिटी में फॉर एग्जाम्पल हिंदू का एग्जाम्पल उठाते हैं, यहाँ पे मुकेश अंबानी भी है, यहाँ पे हम मेरे जैसे आपके जैसे लोग भी है, गरीब किसान भी है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि सबका इंटरेस्ट सेम है, सब कोई एक ही चाहता है। तो क्या ये लॉजिकली जस्टिफाई करता है क्या आपका डिमांड और मुकेश अंबानी का डिमांड सेम होगा? क्या कभी नहीं होगा। लेकिन कम्युनलिज्म वाले लोग ऐसे ही सोच के चलते हैं कि एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं मतलब ये लोग एक कम्युनिटी हो गए, ये दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ये दूसरे कम्युनिटी है, ठीक है। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट। बोला जा रहा है कि एक कम्युनिटी में अगर दो लोगों के बीच में कोई डिफरेंस भी हो गया, यहाँ पे दो लोगों के बीच में अगर डिफरेंस भी हो गया तो वो डिफरेंस इररिलेवेंट है, उतना काम का डिफरेंस नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। ये एक कम्युनिटी हो गया, मतलब ये एक रिलीजन वाले लोग हो गए, ये दूसरे रिलीजन, ये दूसरे धर्म वाले लोग हो गए। ये एक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है। तो दूसरा पॉइंट बोलता है कि यहाँ के लोग और यहाँ के लोग मिलके कोई एक कम्युनिटी नहीं बना सकते। ये हमेशा से अलग कम्युनिटी रहेगा, ये हमेशा से अलग कम्युनिटी रहेगा। इनका इंटरेस्ट और डिमांड अलग रहेगा, इनका इंटरेस्ट डिमांड अलग रहेगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है। अगर कोई कॉमनलिटीज, कुछ कॉमन आ भी गया, फॉर एग्जाम्पल ये एक कम्युनिटी है, ये एक रिलीजन वाले लोग, ये एक रिलीजन वाले लोग, अगर दोनों का जो इंटरेस्ट और डिमांड में कुछ कॉमन आ भी गया, जैसे कि ये भी लोग वही चीज़ चाहते हैं जो ये भी लोग चाहते हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट देखने को मिल भी गया, तो वो इंटरेस्ट सुपरफिशियल है, मतलब बेकार का है, इमटेरियल है, उतना काम करती है, उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। और तीसरा फीचर ये है कि डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन। ये लोग ये मानते हैं, कम्युनलिज्म को फॉलो करने वाले लोग ये मानते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक जगह पे बराबर होकर नहीं रह सकते हैं, एक को दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना ही पड़ेगा। अगर ये माइनॉरिटी वाला अत्याचार नहीं सह पा रहा है, चाहे माइनॉरिटी वाला देश से बाहर निकल जाए, यानी एक दूसरा देश फॉर्म कर ले, क्या तो डोमिनेट किया जाए, नहीं तो डिफरेंट नेशन फॉर्म हो जाए। तो ये तीन टाइप का, तीन फीचर हो गया, तीन बिलीफ हो गया कम्युनल पॉलिटिक्स का, समझे कि नहीं। चलिए फिर यहाँ पे अगला टॉपिक में बताया गया है कि ये जो बिलीफ है कम्युनलिज्म का, ये फंडामेंटली फ्लॉड है, इसमें एक मेजर डिफेक्ट है, लॉजिकली ये गलत बिलीफ है। यहाँ पे पॉइंट से समझाया गया है। वो पॉइंट ये है कि इसमें क्या बोला गया था कि अगर आप एक रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस भी आ गया तो वो डिफरेंस बोला गया था कि सबका इंटरेस्ट सेम होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है, ये पहला पॉइंट में, कि एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग का सभी का इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता है, सबका एस्पिरेशन सेम नहीं हो सकता है हर एक मामला में। मुकेश अंबानी कुछ चाहेगा, अमीर लोग कुछ और चाहेंगे, गरीब लोग कुछ और चाहेंगे। सिर्फ आप रिलीजन के तौर पे एक कम्युनिटी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फिर देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे वॉइस होता है, अमीर का, गरीब का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेसमैन का, फार्मर्स का, वो सबको सुनना पड़ेगा। सिर्फ आप एक बोल देखिए सब लोग हिंदू है मतलब एक कम्युनिटी है, सबको एक ही तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो होगा नहीं। ऐसा अगर आप करना चाहेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, इनडायरेक्टली बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। आप बहुत सारे लोगों का आवाज़ को दबा रहे हैं वहाँ पे, जिससे डेमोक्रेसी का मतलब जो बेसिस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक में बताया हुआ है कि कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस होता है, इससे पहले हमने क्या देखा था, अभी तक एक बार रिकैप कर देते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि जो रिलीजन है, रिलीजियस डिफरेंस, वो पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस होता है। 3 एग्जाम्पल हमने देखा। उसके बाद हम समझने लगे कम्युनलिज्म को, इसको डिटेल में समझ लिए, इसका फीचर्स देख लिए। फिर हमने देखा कि कम्युनलिज्म में क्या गड़बड़ है, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आइए कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस होता है। देखिए सबसे पहला ये एक्सप्रेस होता है इन एवरीडे बिलीफ। हम लोग कई बार जाने अनजाने में हमारे मन में एक धारणा बैठ गया है बचपन से ही कि ये रिलीजन खराब है, ठीक है। रिलीजियस प्रीजुडिस से हम अपने रिलीजन को अच्छा समझते हैं हमेशा। स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, कि ये धर्म का लोग है तो ये जरूर ऐसा ही बिहेव करता होगा, ऐसा ही खाता होगा, ये सभी लोग आतंकवादी होंगे, फॉर एग्जाम्पल। इस टाइप से सोच बैठ गया है। बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन, कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, दूसरे का रिलीजन खराब है। अब हमारे जो रोजाना का जो जिंदगी है उसमें ये सोच अगर हम लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कम्युनलिज्म का सोच लेके चल रहे हैं, और इस तरीके से कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये है कि अगर कोई कम्युनल माइंड है, मतलब ऐसा इंसान जिसका सोच कम्युनलिज्म का तरफ है,
वो हमेशा ये क्वेस्ट फॉर, हमेशा ये सर्च करता रहेगा, हमेशा ऐसा मौका ढूंढेगा जिससे क्या हो जाए, पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजन कम्युनिटी। वो चाहेगा कि मेरा रिलीजन ज़्यादा डोमिनेट करे दूसरे पे, अगर मेरे रिलीजन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अच्छा है, मेरे रिलीजन के लोग लीडर्स बन रहे हैं तो अच्छा है, ऐसा सोचेगा। ठीक है, तो इससे वही दो खतरा आ जाता है, क्या तो एक डोमिनेट करेगा, मेजोरिटी वाला रिलीजन डोमिनेट करेगा, नहीं तो जो माइनॉरिटी वाला है वो एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, एक दूसरा नेशन बना लेगा। ठीक है, ये होता है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। कोई भी लीडर आकर भाषण दे रहा है, लोगों से वोट मांग रहा है, तो सिर्फ रिलीजन का ही वो बेसिस यूज़ कर रहा है। वो क्या करता है, यूज़ ऑफ सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील करता है, या फिर डर फैलाता है लोगों में कि देख लो हमारे धर्म के लोग को वोट नहीं दिए तो तुम लोग विलुप्त हो जाओगे। ठीक है, दूसरे धर्म का लीडर भले ही अच्छा काम कर रहा है लेकिन अगर उसको जिता दिए तो तुम लोग पे खतरा आ जाएगा। लोगों को डराना, इमोशनल अपील करना, ताकि एक रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग को एक साथ आ जाए, वो वोट बैंक बन जाए इनका। ये भी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म ही है। ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया। और चौथा तरीका है जो कि बहुत अगली, बहुत गंदा तरीका है कम्युनलिज्म का, वो है डेली लाइफ में हम मतलब कई बार ये देखने को मिल जाता है, धर्म के आधार पर कम्युनल वायलेंस। एक लोग का रैली निकल रहा है, वहीं दूसरे लोग का रैली निकल रहा है, दोनों में मारपीट हो जाता है, राइट्स होता है, मासेकर, कई लोग मारे जाते हैं, ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। तो ये सब 4 तरीका बताया गया है कि जिससे कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, अब है अगला टॉपिक, सेक्युलर स्टेट। इंडिया इस प्रॉब्लम से कैसे डील करता है। हमें ये तो समझ में आ गया कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम है, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, अगर ये कहीं भी रहेगा वो देश को बर्बाद कर देगा। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, वो लोग इस चैलेंज को लेके काफ़ी अच्छे से अवेयर थे। बोलेंगे कि वो समझ गए थे कि कम्युनिज्म अगर रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसी से निपटने के लिए उन्होंने सेक्युलर स्टेट का तरीका अपनाया। दैट इज़ वाई दे चोज द मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। इसीलिए ये लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो इसमें कई सारे प्रोविजंस ऐसे डाल दिए जिससे कि एक रिलीजन दूसरे को डोमिनेट ना कर पाए। अब वो कौन से प्रोविजंस थे वो देखिए। सबसे पहला है ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे कंट्री का, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, हर रिलीजन इक्वल है, किसी को भी ऑफिशियली ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया है, समझे। अगर ऐसा कर देते तो प्रॉब्लम हो जाता फिर। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ने ये सभी इंडिविजुअल्स और सभी लोगों को, किसी भी धर्म का वो लोग हो, उसको फ्रीडम दिया हुआ है कि आप प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट कर सकते हैं कोई भी रिलीजन, या फिर आपका मर्जी है आप किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। एक रिलीजन को छोड़ के दूसरे में जा भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं आप, ये फ्रीडम है आपको। ठीक है, फिर तीसरा प्रोविजन ये है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है हमारे कंट्री में। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, आप कोई भी धर्म से हो, धर्म आपका देखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ धर्म आपको जॉब दिया जाएगा आपके टैलेंट के बेसिस पे। अगला पॉइंट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट यानी गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये पावर दिया है कि वो रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकता है, किसी भी धर्म के अंदर वो अपना दखल दे सकता है टू इंश्योर इक्वलिटी। अगर गवर्नमेंट को लगा कि किसी एक रिलीजन के अंदर किसी लोगों को दबाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल वुमेन को दबाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट उस रिलीजन के अंदर इंटरसेप्ट करके वहाँ पे इक्वलिटी इंश्योर कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट बैन्स अनटचेबिलिटी। हिंदू धर्म में पहले छुआछूत था, इसको गवर्नमेंट ने बैन किया। ठीक है, तो धर्म के अंदर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया ताकि इक्वलिटी आ पाए लोगों में, समझे कि नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस है जिससे इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बने। तो यही 4-5 पॉइंट लिखना है आपको। कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टी और पर्सन, दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का आधार ही है सेक्युलरिज्म। अगर हमारा कंट्री इतना प्रोग्रेस कर रहा है, अभी तक इतना शांति से हम लोग जी पा रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म, यही कॉन्सेप्ट का वजह से। ऊपर जो हमने पढ़ा था कम्युनलिज्म, ये हम देखे थे कि ये तो खतरा तो है ही। ये खतरा सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, पूरा इंडिया के लिए है। वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, कम्युनलिज्म अगर इंडिया में रहेगा पूरा इंडिया बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करना बहुत ज़रूरी है। अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी सेक्युलर है, ये नेसेसरी है किसी भी कंट्री को कम्युनलिज्म से बचाने के लिए। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या होना पड़ेगा, जो एवरीडे लाइफ है, हमारा जो रोजाना ज़िंदगी है, उसमें जो भी हम भेदभाव लेकर रखे हैं, जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, किसी एक रिलीजन को दूसरे के खिलाफ भड़काना, ये सबको काउंटर करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तभी जाके हम सही मायने में एक सेकुलर स्टेट बन पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऊपर दिया हुआ है 4-5 प्रोविजंस, वो सब तो है ही, वो सब तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों के अंदर ये सोच चेंज होना पड़ेगा कि कोई भी रिलीजन बेकार नहीं है, ऐसा सोच डेवलप होगा, तभी इंडिया सही पीसफुली सेकुलरिज्म फॉलो कर पाएगा। समझे? अब है तीसरा सोशल डिवीजन, जो कि है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अभी तक हमने दो सोशल डिवीजन पढ़ लिया है, एक था जेंडर और दूसरा था रिलीजन। हमने देखा था जेंडर का पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होना काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा था, वन लार्जली पॉजिटिव था, और दूसरा वाला तो था रिलीजन, ये अगर पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता था तो ये थोड़ा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा ही नेगेटिव पड़ जाता था। कम्युनलिज्म का केस हमने देखा, ठीक है। अब जो तीसरा वाला है कास्ट, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये तीसरा वाला जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, इसका इफेक्ट, इसका दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट है। डिटेल में समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कास्ट डिफरेंस होता क्या है, कैसे देखने को मिलता है सोसाइटी में। तो देखिए, पहला बात इसमें लिखा हुआ है कि सभी सोसाइटी में कुछ टाइप का सोशल इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। सोशल इनइक्वालिटी मतलब लोगों के बीच में डिफरेंस, कोई अमीर होगा, गरीब होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। और सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और लेबर का डिवीजन, लेबर यानी जो काम है, कुछ टाइप के लोग यही कुछ टाइप के काम कर रहे होंगे, कुछ टाइप के लोग यही कुछ टाइप के काम कर रहे होंगे, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा परिवार है जो खाली बिजनेस ही करता है, एक ऐसा परिवार है जो खाली जॉब करते हैं, एक ऐसा परिवार है जो एकदम नीचे लेवल पे काम करते हैं, इसको बोलते हैं सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो हर सोसाइटी में ये दो चीज़ देखने को मिलता है, सोशल इनइक्वालिटी और डिवीजन ऑफ लेबर, समझे। और ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ये देखा गया है कि ऑक्यूपेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक परिवार है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसका बेटा भी वही काम करेगा, पोता भी वही काम करेगा, ऐसा ऑक्यूपेशन पास होता है, ठीक है। लेकिन कास्ट सिस्टम में यही चीज़ सब ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है। एक्सट्रीम फॉर्म बोलने का मतलब यहाँ पे क्या था, ऑक्यूपेशन पास हो रहा था, लेकिन सब अपना मर्जी से हो रहा था कि पिताजी जो काम कर रहे थे बेटा भी वही काम करेगा, बेटा का मन है उसलिए वो काम करेगा, पोता का मन है उसलिए वो काम कर रहा है। कोई ज़बरदस्ती समाज आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको सिर्फ यही करना है, आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा हो जाए ना तो वो देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम में। कास्ट सिस्टम में होता क्या है कि जो ऑक्यूपेशन है, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, वो सैंक्शनड बाय रिचुअल्स होता है। रिचुअल मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। वो जो बच्चा पैदा होता है समाज में जहाँ पे कास्ट सिस्टम है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो देखता है कि बचपन से ही ये सब चीज़ चलता हुआ आ रहा है, ट्रेडिशनल कस्टम बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सेम कास्ट का ग्रुप है तो वो एक सेम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, वो एक टाइप के लोग हो गए। इसके अलावा अगर वो सेम कास्ट के हैं तो वो कुछ सिमिलर ऑक्यूपेशन कर रहे होंगे, सेम कास्ट के लोग अपने ही कास्ट में शादी करेंगे। तो ये सब चीज़ जो है इन्हीं को रिचुअल्स कहा गया है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कहा गया है। और इन्हीं सब रीजन का वजह से जो ऑक्यूपेशन है वो भी फिक्स हो जाता है, वो उस ऑक्यूपेशन से निकल ही नहीं पाता है, समझे। तो कास्ट सिस्टम तो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है, इतना एक्सट्रीम फॉर्म में होने से। कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, निकाल दिया जाता है कुछ ग्रुप्स को, जिसको आउटकास्ट कहते हैं, ठीक है, कि ये हमारे कास्ट का नहीं है, इसको निकाल दो, हमारे बिरादरी का नहीं है। तो पास्ट में अनटचेबिलिटी भी देखने को मिला था। तो इसके खिलाफ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज़ उठाया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि कुछ नाम बताइए, तो ये 4 नाम याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर। ये चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है। चलिए, आज के टाइम पे जो अभी प्रेजेंट डे है, आपको कास्ट का उतना डिफरेंस फील नहीं होता होगा। तो इसका कुछ रीजन्स है, पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स, इन जैसे लीडर्स का एफर्ट का वजह से, और साथ साथ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, समाज में चेंज हुआ है, इकोनॉमी में चेंज हुआ है। इस वजह से आज के टाइम में मॉडर्न इंडिया में कास्ट और कास्ट सिस्टम में काफ़ी चेंज देखने को मिला है, उतना रिजिड नहीं रहा है अब सिस्टम। क्या क्या स्पेसिफिक रीजन है देखिए, वर्क के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब लोग रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरिया में जा रहे हैं, और अर्बन एरिया में उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, किसी को फुर्सत ही नहीं है, सब अपना अपना काम में बिजी है। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ रहा है, तो लोगों में ये सब जो भेदभाव करने का सोच है, मेंटेलिटी है, वो खत्म हो रहा है। एजुकेशन बढ़ रहा है,
ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, मतलब लोग अब पहले ऐसा नहीं है कि अगर पिताजी वो काम करते थे तो बेटा को भी वही काम करना पड़ेगा, बेटा चाहे तो दूसरा काम कर सकता है, इसलिए वो मूव कर रहा है एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में, ये हो रहा है। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, विलेजेस में जो लैंडलॉर्ड थे इनका जो दबदबा था वो खत्म हो रहा है। फिर द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, तो ये इन सब रीजन का वजह से जो पुराना वाला जो हमारा धारणा था कास्ट हायरार्की को लेके वो अब धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। कास्ट हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैडर जैसा स्ट्रक्चर, मतलब कि ये कास्ट सबसे नीचे आएगा, ये कास्ट इतने पोजीशन में, ये कास्ट थर्ड पोजीशन में, ये कास्ट सेकंड पोजीशन में, ये फर्स्ट पोजीशन में। अगर आप कास्ट को ऐसे तरीके से डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं कास्ट हायरार्की, कि ये कास्ट सबसे ऊंचा है, ये सबसे नीचा है, ये सबसे नीचा, ठीक है। तो ऐसा ही करके जो डिवीजन होता है इसको बोलते हैं कास्ट हायरार्की। तो ये वाला जो नोशन है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर है जिस वजह से कास्ट हायरार्की ब्रेक हो रहा है, वो फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह क्लियरली मना किया है कि कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ के लिए फाउंडेशन भी रखा है जिससे कि कास्ट बेस्ड इनजस्टिस ना हो, समझे कि नहीं। तो ये एक दूसरा फैक्टर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्यों आज के टाइम में मॉडर्न इंडिया में जो कास्ट हायरार्की है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दो रीज़न आपको देना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया, पहला ये सब रीजन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इसी को आप 2-3 पॉइंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन बना लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको हम नोट्स में अच्छे से पॉइंट्स बना के दे दिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी कुछ टर्म्स है, 3 टर्म। अर्बनाइजेशन तो आपको मालूम ही है, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ठीक है। ये सब वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक टेबल बना देंगे, इधर पे कीवर्ड लिखा रहेगा, ये सब अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अलग अलग चैप्टर से कीवर्ड रहेगा, ये पे मीनिंग रहेगा, और बोलेंगे मैच करो, और 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। ये थी, पता रखिए। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, और ये खासकर से रेफर करता है कि जब नया जनरेशन आए, मतलब जो बेटा है वो पिताजी से दूसरे एंसेस्टर से दूसरा ऑक्यूपेशन ले ले, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। और कास्ट हायरार्की क्या होता है, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्टेप वाइज स्ट्रक्चर है कि पहले नंबर पे ये कास्ट, दूसरे नंबर पे ये कास्ट, ऐसा वाला हाईएस्ट टू लोएस्ट कास्ट में ऐसे सजाया जाता है, इसको कास्ट हायरार्की कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने समझ लिया। अब ये देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है। इन सब के बावजूद इतना मॉडर्नाइज हो गए हम, आज के टाइम पे हम रेस्टोरेंट में एक साथ बैठ के किसी के साथ भी खाना खा लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ कौन बैठा है, दलित या फिर कौन बैठा है, उतना नहीं सोचते आज के टाइम में। लेकिन इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी कास्ट अभी भी पूरी इंडिया से नहीं हटा है। फॉर एग्जांपल अगर शादी का बात है आज के डेट में भी, तो आज के टाइम में शादी में भी कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग ढूंढते हैं कि सेम कास्ट में हो तो शादी करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये अभी भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अभी भी अनटचेबिलिटी जो है वो पूरी एंड नहीं हुआ है। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे, गांव देहात में, तो अभी भी देखने को मिलेगा आपको। आप देखिए अगला फैक्टर, अगला जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट, वो ये डिस्कस किया हुआ है कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसका जो इफेक्ट है वो आज भी फील किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, पहले के टाइम में जो लो कास्ट के लोग थे, ठीक है, जिनको आउटकास्ट कहा जाता था, वो लोग को एजुकेशन में उतना मतलब भागीदारी नहीं मिला, वो लोग एजुकेट नहीं हो पाए, ठीक है। जिस वजह से आज के टाइम पे भी अगर आप मॉडर्न एजुकेशन, हायर एजुकेशन में देखें, अगर 100 बच्चे हैं तो ज़्यादातर आपको उसमें से हाई कास्ट के लोग बच्चे देखने को मिलेंगे और कम ही होंगे लो कास्ट के। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के टाइम में इनके एंसेस्टर्स उतना पढ़े नहीं, लो कास्ट वाले के एंसेस्टर्स उतना पढ़े नहीं, तो उनका प्रोपोर्शन यहाँ पे कम है। और वही हाई कास्ट वाले पहले भी पढ़े तो उनका बच्चा भी अब ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है। ये पहला इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आज के टाइम पे अगर आप अपर मिडिल क्लास का बात करें, अर्बन मिडिल क्लास, जो ठीक ठाक पैसा वाले लोग हैं, तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादा परसेंटेज किसका होगा, हाई कास्ट वाले, अपर कास्ट वाले लोगों का ही होगा। कुछ कम ही है लो कास्ट के लोग जो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब जो इफेक्ट है, जो कई सालों तक जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चला, उसका इफेक्ट आज भी फील किया जा सकता है, वो यहाँ पे बताया हुआ है, समझे। फिर यहाँ पे बोला गया है बॉक्स देख लीजिए, तो 2 बॉक्स है, एक ये ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। पहले ऊपर वाला को समझ लेते हैं, काम का ही बात इसमें सिर्फ बताएंगे, ज़्यादा ज्ञान का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हेडिंग क्या था इसका,
सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन ऑफ इंडिया। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, उसको यहाँ पे एक पाई चार्ट में दिखाया हुआ है। हिंदू सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद क्रिश्चियन, सिख और फिर अदर्स रिलीजन का यहाँ पर परसेंटेज दिखाया हुआ है। काम का बात यह है आपके लिए कि सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है हर एक कम्युनिटी का, हर एक रिलीजन वाले लोगों का, वो सब्सटेंशियली बढ़ा है। ठीक है, सबका पॉपुलेशन बढ़ा है। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। मतलब अगर आज़ादी के टाइम में लगभग 80% हिंदू थे तो अभी भी 80% हिंदू है, आपको देखने को मिलेंगे टोटल पॉपुलेशन का। वैसे ही मुस्लिम का भी, वैसे ही सिख का भी, बुद्धिस्ट का भी। कई बार ये कॉमन हम लोग का दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मुस्लिम का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और आगे चल के मुस्लिम का पॉपुलेशन इतना हो जाएगा कि इंडिया एक मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन चलता है, तो ये धारणा आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट ने एस्टिमेट्स किया था अंडर डन फॉर प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कमेटी, ये बना था और इसमें एस्टिमेट किया गया और पता चला कि अगले आने वाले 50 सालों में जो मुस्लिम का पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3 से 4% बढ़ेगा। तो ये जो धारणा है कि मुस्लिम लोग ओवरटेक कर लेंगे इंडिया को, ये सब एकदम बेकार का धारणा है। तो पॉपुलेशन बैलेंस है वो हमेशा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा ओवरऑल टर्म्स में। ठीक है, ये पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कास्ट के बारे में बताया हुआ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। जो पहले के टाइम में हिंदू सोशल ऑर्डर में जो जिनको आउटकास्ट कहा जाता था कि ये बाहर के दूसरे बिरादरी के लोग हैं, आउटकास्ट, उन्हीं को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब में वो लोग आते हैं, वो आदिवासी आते हैं जो समाज से सेक्लूडेड अलग रहते थे, सेक्लूडेड लाइफ जीते थे, यूजुअली हिल्स और फॉरेस्ट में छिप के रहते थे, उनको आदिवासी कहते थे। तो उसी को शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही था यहाँ पे, काम का और कुछ है नहीं, बस समझ के छोड़ दीजिए, कुछ याद करने लायक है। अगला बात यहाँ पे ये बॉक्स का है, कास्ट इनइक्वालिटी टुडे। इससे बताया हुआ है कि हमने अभी पढ़ा था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है, खासकर से इकोनॉमिक इफेक्ट, पैसे के मामला में। तो वही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इकोनॉमिक इफेक्ट। देखिए, कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आज के टाइम में हम देखते हैं कि एक समुदाय के लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, दूसरे वाले गरीब हैं। तो ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, पैसे के मामले में इनइक्वालिटी, ये कास्ट का वजह से आया है। कास्ट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड। कास्ट ही तो वो फैक्टर है जिस वजह से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, पास्ट में जो अनटचेबल कास्ट थे उनको अपना ज़मीन खरीदने का हक नहीं था। ठीक है, तो ये लोग पीछे रह गए, गरीब रह गए। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का एक रीज़न बन गया। उसी तरीके से एजुकेशन, इनको पढ़ने लिखने का भी हक नहीं था, तो एजुकेशन में भी पीछे रह गए, और कम पढ़ेंगे तो कम कमाएंगे, ये भी एक रीज़न हो गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। ठीक है, अब अगर आज के टाइम में देखेंगे, कई बच्चों को लग रहा है कि आज के टाइम में वो लोग तो हाई कास्ट के हैं लेकिन काफ़ी गरीब है, तो ये बात तो सही है। आज के टाइम पे आप बहुत अमीर और बहुत गरीब हर कास्ट में देखने को मिलेगा। लो कास्ट में भी आपको बहुत अमीर और बहुत गरीब भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर एवरेज वाइज बात किया जाए ना, एवरेज, तो आपको पाएंगे कि जो अपर कास्ट में जो अमीरों का संख्या है वो ज़्यादा है और लोअर कास्ट में अमीरों का संख्या कम है। ठीक है, वो बताया गया है। अपर कास्ट आर बेस्ड ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस का अगर बात करें, मतलब मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक महीने में कौन कितना खर्चा करता है, तो अपर कास्ट वाले ज़्यादा खर्चा करते हैं एवरेजली। दलित और आदिवासी बहुत कम खर्चा करते हैं और बैकवर्ड क्लास दोनों के बीच में रहते हैं। ठीक है, अगर पॉवर्टी का बात किया जाए, पॉवर्टी में ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका होगा, ज़्यादा परसेंटेज, तो लो कास्ट वालों का पॉवर्टी में ज़्यादा परसेंटेज होगा, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए कि हु आर रिच। अगर आप 100 अमीर लोगों का लिस्ट निकाले तो उसमें से आप देखेंगे ज़्यादातर लोग, इंडिया का बात किया जा रहा है, ज़्यादातर लोग हाई कास्ट के होंगे। ठीक है, तो ये सब से हमें पता चल रहा है, ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ये रहा, कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस। समझे कि नहीं, कास्ट का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमिक स्टेटस पे, वो यहाँ पे बताया गया। सब समझ कर रख लीजिए, क्योंकि आजकल एसर्शन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपको ज्ञान आपको हेल्प करेगा। अगला टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स। हमने देखा कम्युनलिज्म का केस।
जहाँ पे रिलीजन एंटर कर रहा था पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम फॉर्म में। वैसे ही कास्टिज्म में भी यही थिंकिंग है। अगर कोई कास्टिज्म फॉलो कर रहा है तो उसमें यह बिलीफ होता है कि कास्ट इज़ द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जैसे इसमें माना जा रहा था रिलीजन से सोशल कम्युनिटी बनता है, वैसे ही कास्टिज्म में माना जाता है कि कास्ट से सोशल कम्युनिटी बनता है। ठीक है, वही बिलीफ है कि अगर एक कास्ट के लोग हैं तो ये एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे होंगे, ये दूसरे कास्ट के लोग हैं तो ये दूसरे कम्युनिटी फॉर्म कर रहे होंगे। इनका इंटरेस्ट एकदम अलग होगा, इनका इंटरेस्ट एकदम अलग होगा। अगर कोई इंटरेस्ट ओवरलैप कर भी गया तो वो सुपरफिशियल है, इममेटेरियल है कि नहीं। वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम कम्युनिटी है, सेम इंटरेस्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, मतलब हाउ कास्ट इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है, कैसे दिखता है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। पहला, इसको समझना भी ईजी है। जब कोई पार्टी, कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी हो, जब वो अपने कैंडिडेट को चूज करती है ना इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, तो ये पार्टी ये जरूर देखती है कि वो एरिया के लोग जहाँ पे ये कैंडिडेट को खड़ा करना है उस एरिया में किस कास्ट के लोग रहते हैं। कास्ट कॉम्पोजिशन इस एरिया का देखा जाता है। अगर इस एरिया में ज़्यादातर लोग अगर ब्राह्मण रहते हैं तो ये पार्टी कोशिश करेगी जो कैंडिडेट ये खड़ा करवाए वो एक ब्राह्मण हो। ठीक है, ताकि इससे क्या मिले, इलेक्शन को जीतने में उनको सपोर्ट मिले, क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मण इनको वोट करेंगे। तो इस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स में दिख रहा है पहला। दूसरा, या पहले इन्होंने पॉइंट नहीं बनाया लेकिन ये दूसरा पॉइंट माना जाएगा, मान सकते हैं आप इसको, कि गवर्नमेंट्स जब बनता है, ठीक है, बहुत सारे, एक पार्टी से बहुत सारा लोग जीत के आ गया, अब सरकार बनाने का टाइम हुआ है, किसको कौन सा मिनिस्ट्री दिया जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी ये जरूर देखती है कि अलग अलग कास्ट के लोग उनके कैबिनेट में, मिनिस्टर्स में है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ देखा जाता है। तो इस यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कैसे कास्ट एक्सप्रेस हो रहा है पॉलिटिक्स में। अगला रीज़न है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। जब ये लोग स्पीच देते हैं इलेक्शन रैलीज में तो ये लोग जरूर कोई ना कोई ऐसा बात बोलते हैं जिससे कि कास्ट सेंटिमेंट को वो लोग थोड़ा टच कर पाए, ताकि लोगों को सपोर्ट हो, लोगों का सपोर्ट उन्हें मिल पाए। लोग फील करेंगे ये तो हमारा ही कास्ट का आदमी है, हमारे लिए बात कर रहा है। तो इस रूप में भी जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में एंटर करता है, समझे। अगला पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर एडल्ट वोट दे सकता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, कुछ भी, रिलीजन। और द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, एक इंसान का एक ही वोट काउंट होगा, भले वो इंसान ब्राह्मण हो, दलित हो, जितना भी हो, उसका वोट का पावर सिर्फ एक ही है। तो ये दो रीजन का वजह से, पहला हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। ये दो रीजन का वजह से आज के टाइम में क्या हुआ है, हर एक पॉलिटिकल लीडर ये कोशिश करता है कि सबको खुश किया जाए। ठीक है, पहले क्या था कि अगर लो कास्ट वाले लोग वोट ही नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ हाई कास्ट का डिमांड पूरा कर दो तो हो जाएगा काम। अब अभी के टाइम में क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और 1 प्रिंसिपल 1 पर्सन 1 वोट, ये रीजन का वजह से पॉलिटिकल लीडर्स को सबको देखना पड़ता है, किसी को वो इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के हाथ में एक वोट है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हो रहा है, समझे। तो ये 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो यही आंसर लिखना है, कैसे कास्ट एक्सप्रेस होता है पॉलिटिक्स में। अब ये सब देख के आपको ये फील आ सकता है कि ये जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन वो सिर्फ कास्ट का ही आसपास घूम रहा है। इलेक्शन मतलब कास्ट, इलेक्शन में सिर्फ कास्ट का बात होगा, ये आपके दिमाग में ये ऐसा इंप्रेशन बन सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इलेक्शन कास्ट को छोड़ के भी बहुत चीज़ है। कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर इन इलेक्शन, कास्ट के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर है। कैसे, देखिए, इंडिया में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ पे क्लियर मेजोरिटी हो एक सिंगल कास्ट का। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हैं ना, वो एरिया जहाँ से एक कैंडिडेट खड़ा होता है, फिर दूसरा एरिया यहाँ पे एक कैंडिडेट खड़ा हो गया, फिर एक और एरिया यहाँ पे एक और कैंडिडेट खड़ा हो गया। तो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही कास्ट के लोग रहते हो। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग कास्ट के लोग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये कैंडिडेट को अगर इलेक्शन जीतना है तो सब कास्ट को खुश करना पड़ेगा, और सब कास्ट को खुश करना है तो इसको कास्ट के बारे में बात नहीं करना पड़ेगा, डेवलपमेंट के बारे में बात करना पड़ेगा, क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या पॉलिसीज लेके आएगा वो बात करना पड़ेगा। तो इस बात से साबित होता है कि इलेक्शन में सिर्फ कास्ट ही एक फैक्टर नहीं है, और भी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा,
नो पार्टी विन्स द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए एक दलित को उतार दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी दलित हैं सारा दलित का वोट इसी को चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये दलित किसी और को भी वोट देते हैं। तो इससे भी साबित होता है कि किसी और को वोट दे रहे हैं मतलब ये कास्ट तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कुछ और फैक्टर डेवलपमेंट देख के वोट कर रहे होंगे। फिर अगला पॉइंट है ये कि सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। बोला गया कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस पर मान लीजिए कि दलित लोग बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक कैंडिडेट फॉर एग्जांपल बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया दलित, कांग्रेस ने भी एक दलित को ही खड़ा कर दिया, आम आदमी पार्टी ने भी दलित को ही खड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ के लोग किसको वोट करेंगे? सिर्फ कास्ट देख के वोट करें तो किसको करें? ये भी दलित है, ये भी दलित है, ये भी दलित है, तो सिर्फ कास्ट से तो डिसाइड नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। लोग को अगर वोट करना है तो वो चुनेगा इसमें से कौन सबसे अच्छा काम करता है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, वो देख के वोट करते हैं। तो इससे भी साबित होता है कि इलेक्शन में सिर्फ कास्ट ही एक फैक्टर नहीं है। फिर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कोई एक एमएलए या फिर एमपी इलेक्शंस हार जाते हैं, तो अगर ये सिर्फ कास्ट के बेसिस पे चूज किए गए होते तो क्यों ये इलेक्शन हारे? अगले इलेक्शन में भी इसी को जीतना चाहिए था, कास्ट तो चेंज नहीं हुआ इसका। तो चूंकि ये इलेक्शन हार गया, इससे समझ में आता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया होगा, कास्ट उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया, ठीक है। तो लोग वोट, तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा जिससे ये साबित होता है कि इलेक्शन इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट। ये 4 पॉइंट, ठीक है। फिर तो आपके मन में आ रहा होगा कि लोग क्या देख के वोट करते हैं? तो लोग देखते हैं, वोटर्स का जो अटैचमेंट है, कई बार देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी ज़्यादा वो अटैच है। तो वो पार्टी का जो भी कैंडिडेट उतरेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, वो पार्टी देखते हैं और वोट करते हैं, ये देखने को मिला है। फिर कई बार लोग ये भी जज करते हैं, ये भी एसेस करते हैं कि वो गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस देख के वोट करते हैं। लीडर्स का पॉपुलैरिटी रेटिंग देखते हैं कि कौन लीडर आया है, कितना पॉपुलर है वो, ठीक है, ये सब देख के वोट करते हैं। अब अगला पॉइंट है पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी तक हम देख रहे थे कास्ट इन पॉलिटिक्स, हमने देखा कि पॉलिटिक्स में कैसे कास्ट एक्सप्रेस हो रहा था। अब देखेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे कास्ट में इंटरफेयर करता है। समझिए, ये रहा हाउ पॉलिटिक्स शेप या फिर अफेक्ट्स कास्ट। ये पॉइंट हमें समझना है। कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है। अब इसको समझिए कि पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को अफेक्ट करता है। पहला पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है ये कि कई बार क्या होता है कि ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। कई बार पॉलिटिक्स का वजह से एक कास्ट है यहाँ पे, छोटा कास्ट पड़ रहा है, इसका डिमांड फुलफिल नहीं किया जा रहा है, तो ये कास्ट क्या करता है, इसके आसपास वाला कास्ट, मतलब जो इससे थोड़ा मिलता जुलता हो, वो कास्ट को अपने में इंक्लूड कर लेता है, समझे, और ये एक साथ मिलकर डिमांड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स से क्या होता है, कास्ट जो है वो बड़ा भी होता है। वो कास्ट जो पहले अलग अलग हुआ करते थे, ये दोनों कास्ट मर्ज हो गए, समझे कि नहीं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझिएगा। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर, वो कास्ट ग्रुप बड़ा होता है कैसे, बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट, अपने में मिला लेता है नेबरिंग कास्ट को या फिर सब कास्ट को, ठीक है, जो कि पहले अलग हुआ करते थे। ये पहला हमने देखा कि कैसे पॉलिटिक्स कास्ट पे एंटर कर रहा है, समझे। दूसरा, कास्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखिए खाली। अब वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोएलिशन विद अदर कास्ट एंड दस एंटर इनटू डायलॉग एंड नेगोशिएशन। एक कास्ट ग्रुप है यहाँ पे, एक दूसरा कास्ट ग्रुप है यहाँ पे, और अगर सही से रन करना है गवर्नमेंट को तो क्या करना पड़ता है, दोनों कास्ट ग्रुप को मिलाना पड़ता है, दोनों का हल्का हल्का डिमांड फुलफिल करना पड़ता है, मतलब दोनों एक साथ नेगोशिएट, डायलॉग करके, बातचीत करके देश को चलाते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया कि कैसे जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तीसरा, न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। कई बार इतने सारे कास्ट ग्रुप होते हैं कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसके बारे में बात करें, किसको खुश करें, तो वो लोग ये दो टर्म निकाल देते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे उसमें, फॉरवर्ड कास्ट में फिर पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार नया नया कास्ट भी बना देते हैं ये लोग पॉलिटिक्स, ठीक है।
तो ये 3 तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे पॉलिटिक्स इफेक्ट करता है या फिर शेप करता है कास्ट को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, यही 3 पॉइंट से समझाना है। ये सारा चीज़ आपको नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मिलेगा, अभी सिर्फ समझते चलिए। तो लास्ट पे यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है कि हमने देखा था 3 टाइप का डिवीजन हमने पढ़ा, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। जेंडर का मेजर इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहा, रिलीजन का मेजर इम्पैक्ट नेगेटिव था, लेकिन कास्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, नेगेटिव यहाँ पे। पहला लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंस इन पॉलिटिक्स गिव्स मेनी डिसएडवांटेज कम्युनिटी द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। देखिए, जैसे ही ये कास्ट पॉलिटिक्स में एंटर किया ना, तो इस कास्ट में कई सारे डिसएडवांटेज कम्युनिटी थे, लो कास्ट वाले लोग थे। तो ये लोग को मौका मिल गया कि ये लोग भी अपना जो शेयर है पावर में वो ले पाए, ठीक है, अपना डिमांड सामने रख पाए, अपना भला कर पाए। ये पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिला। इसके अलावा कई सारे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये लोग डिमांड करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के खिलाफ वो बंद हो जाए, इनको ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा लैंड, रिसोर्स, अपॉर्चुनिटी सब दिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है कास्ट पे। अगला नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बात करें, अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे सिर्फ कास्ट के बेसिस पे, तो ये हेल्दी नहीं माना जाएगा डेमोक्रेसी के लिए। आपको पॉलिटिक्स करना है तो कुछ और भी फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, ये सब चीज़ को मान के इलेक्शन में वोट करना पड़ेगा, ठीक है। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कभी कभी कास्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता, कास्ट का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में इतना बढ़ जाता है कि आपको टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस तक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 7, 8, 9 खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर टू। जेंडर डिवीजन का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंस? नहीं। अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, ये होगा जेंडर डिवीजन, कि दोनों को अनइक्वल रोल्स दिया हुआ है। दूसरा, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन। सीट्स कहाँ पे रिजर्व है? तो अभी जो लेटेस्ट जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, एक्ट आया है, उसमें तो सभी में रिजर्वेशन दिया हुआ है, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। बोला गया कि जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसके आधार पर वो इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी के लिए फिलहाल रिजर्वेशन किस में है? सिर्फ पंचायती राज बॉडीज में 1/3 रिजर्वेशन, ठीक है। 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ डेट, कम्युनलिज्म में क्या क्या बिलीफ होता है? एक रिलीजन सुपीरियर है दूसरे से, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन लिव टुगेदर हैप्पीली, नहीं, ये बिलीफ नहीं है। फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी, हाँ। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन, कैन बी यूज्ड, ये भी गलत है। तो ए और सी राइट आंसर होगा, ए और सी यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ गए कि नहीं? काफ़ी इजी था ये। नंबर 10 ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, कौन सा गलत है? इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये तो सही है। इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम लोग सेक्युलर कंट्री है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश आर पिक्यूलियर टू इंडिया, हमने 3 डिवीजन पढ़ा, एक तो समझ में आ गया जेंडर, रिलीजन और कास्ट, तीनों में से कोई एक आंसर होगा यहाँ पे। तो जेंडर डिवीजन सब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है, मेल फीमेल हर जगह है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे। बोला कि इंडिया में खासकर से कौन सा देखने को मिलता है? रिलीजन का डिफरेंस भी ज़्यादातर कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कास्ट का कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस इंडिया में है, तो यहाँ पे हो जाएगा कास्ट। और एक और क्वेश्चन होगा, हाँ ये वही आपको बता रहे थे, यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे उसका डेफिनेशन से मैच करना है। करते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वुमेन, तो इसका तो हो गया फेमिनिस्ट, बी का 1। तो यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो छट गया, ठीक है। ए और बी में से कोई आंसर होगा। अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, रिलीजन तो कम्युनिज्म का बिलीफ है, ए हो जाएगा, ए 2 का ए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये दोनों भी देख लीजिए। अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, तो कास्ट का कास्टिस्ट हो गया 3। हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो सेकुलर है वो 4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है।
चलिए इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। आपको मिलेगा 3 चीज़। पहला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सीबीएसई गाइडेंस। लास्ट में ये जरूर ऐड कीजिएगा तो पहले नंबर पे आ जाएगा। नोट्स भी ढूंढना है तो वैसे ही करके बाय सीबीएसई गाइडेंस लिख के सर्च कर दीजिए। अब तीसरा, ये पूरा जो पीडीएफ अंडरलाइन पीडीएफ है ये भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।